फिर चौथा खंड जो इसका प्रकाशित हुआ वो सन 1934 में। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात, मिश्र बंधु विनोद 4 खंडों में है। पहले 3 खंड इसके 1913 में प्रकाशित हो गए और चतुर्थ खंड जो है इसका 1934 में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी जब किसी रचना का मूल्यांकन करते हैं तो सिर्फ उसके काव्यशास्त्रीय पक्ष को ही नहीं देखते हैं, उसके समाजशास्त्रीय पक्ष को भी देखते हैं। मतलब यह है कि उसका काव्यशास्त्रीय पक्ष भी उज्जवल होना चाहिए, शिल्प पक्ष भी उज्जवल होना चाहिए और उसके साथ साथ उसमें लोक मंगल की भावना भी निहित होनी चाहिए। और जो सूफियों का काव्य है उसको नाम इन्होंने दे दिया प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण भक्ति में आप देखते हैं कि वैष्णव भक्ति से रिलेटेड 2 संप्रदाय हैं जिन पर साहित्य लिखा गया है। पहले कृष्ण भक्ति पर साहित्य लिखा गया, अगर कालखंड के हिसाब से देखें तो बाद में राम भक्ति पर लिखा गया। तो इसलिए सगुण को भी 2 भागों में बांट देते हैं, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का MIS के आदित्य बैच में। कल की क्लास में, कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने साहित्य इतिहास लेखन में ग्रियर्सन तक चर्चा कर लिया था। आज हम लोग मिश्र बंधुओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर चर्चा करेंगे और समय के अकॉर्डिंग जितने भी हो सकते हैं उन पर चर्चा विस्तृत रूप से हमारी चलेगी। पहले मिश्र बंधुओं पर चर्चा कर लेते हैं। मिश्र बंधु, मिश्र बंधुओं का जो साहित्य इतिहास लेखन है, सबसे पहले तो मिश्र बंधुओं में आप ये देखिए, ये मिश्र बंधु जो हैं ये 3 भाई हैं। ये 3 भाई जो हैं सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी। कई बार इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं मिश्र बंधुओं में से तीनों के, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये तीनों मिलकर के मिश्र बंधु मिश्र बंधु कहलाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने, इन तीनों ने, या मिश्र बंधुओं की बात करें, मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसका शीर्षक रखा गया मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद की जो खासियत है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर चर्चा। पहले तो इसका प्रकाशन वर्ष देखें। मिश्र बंधु विनोद जो है ये ग्रंथ, मिश्र बंधु विनोद आपका, ये ग्रंथ जो है आपका 4 खंडों में लिखा गया। ये ग्रंथ जो है 4 खंडों में लिखा गया, 4 खंड। अब इसमें प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भी इसमें प्रश्न उठाए जाते हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे। इसके चारों खंडों में आप देखेंगे कि प्रथम 3 खंड जो हैं, प्रथम 3 खंड मतलब खंड 1, खंड 2, खंड 3, प्रथम 3 खंड जो हैं सन 1913 में प्रकाशित हुए, 1913 ईस्वी। और चतुर्थ खंड का प्रकाशन जो है वो 1934 ईस्वी। चतुर्थ खंड का जो प्रकाशन हो रहा है ये हो रहा है 1934 ईस्वी में। तो इस प्रकार एक लंबा गैप है। पहले 3 खंड 1913 में प्रकाशित हो गए थे, फिर चौथा खंड जो इसका प्रकाशित हुआ वो सन 1934 में। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात, मिश्र बंधु विनोद 4 खंडों में है। पहले 3 खंड इसके 1913 में प्रकाशित हो गए और चतुर्थ खंड जो है इसका 1934 में प्रकाशित हुआ। अब यदि इसकी प्रमुख विशिष्टताओं की बात हम करें कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जहां से क्वेश्चन हो सकते हैं। फैक्ट तो ये हो गया आपका। अब जहां से क्वेश्चन हो सकते हैं और कुछ चीजें इसके बारे में जानकारी अपरिहार्य बन जाती है। पहली चीज तो ये है कि यह तत्समय लिखा जाने वाला सर्वाधिक बृहत, इससे पहले इस आकार की कोई पुस्तक साहित्य इतिहास पर नहीं लिखी गई थी। तो जिस समय ये लिखा गया उस समय का ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें लगभग 5000 कवि शामिल किए गए। इसमें 5000 कवियों को शामिल किया गया। उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के परिचय इस इतिहास ग्रंथ में दिए गए हैं। मतलब एक्यूरेट कहें तो 4591 कवि इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसको राउंड फिगर में ऐसे, या क्वेश्चन में भी 5000 ही पूछा जाता है, एक्यूरेट फिगर नहीं पूछा जाता है। तो मोटा मोटा आपको यह ध्यान रखना है कि साहित्य इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों के परिचय हैं। ठीक है,
अब इन्होंने जो कालखंडों का वर्गीकरण किया और उनका नामकरण किया, तो कालखंडों के नामकरण को लेकर इनकी कोई विशेष पद्धति नहीं कही जा सकती। कुछ का आधार साहित्यिक है और कुछ निर्विशेष है। मतलब कुछ कालखंडों के नामकरण जो इन्होंने किए हैं वो साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर किए हैं, और कुछ कालखंडों के नामकरण जो मिस्र बंधुओं ने किए हैं उसका कोई ऐसा निश्चित आधार नहीं कहा जा सकता। तो नामकरण का आधार देखा जाए तो नामकरण का आधार आपका कुछ साहित्यिक प्रवृत्ति है और कुछ को आप कह सकते हैं कि वो निर्विशेष है। मतलब उसके लिए किसी खास प्रणाली का वो नहीं अपनाया गया है। ठीक है। तीसरी चीज, बाद के इतिहास ग्रंथों में इसका प्रयोग हुआ है। मिस्र बंधु विनोद से जो भी तथ्य मिलते हैं, चाहे वो कवियों के विवरण हो, परिचय हो, या साहित्यिक समीक्षा हो, साहित्य का मूल्यांकन हो, आगे जो भी साहित्य इतिहास लिखे गए उसमें इसका भरपूर प्रयोग किया गया है। खास करके अगर आप देखें तो आचार्य शुक्ल जो हैं उन्होंने अपने साहित्य इतिहास में यह स्पष्ट किया है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिस्र बंधु विनोद से लिए हैं। तो मतलब यह है कि कवि परिचय जो मिस्र बंधुओं ने दिया था, शुक्ल जी ने उसको वहां से ही उठाया है। कवियों के परिचय जो शुक्ल जी ने अधिकतर दिए हैं, मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे, लेकिन अगर आप देखें तो अधिकांश कवि परिचय जो है शुक्ल जी ने रेफर किया है मिस्र बंधुओं को। कवियों के परिचय आचार्य शुक्ल ने प्रायः यहीं से लिया। ठीक है, ये कोई अनुमान नहीं है, ये आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में स्पष्ट किया है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिस्र बंधु विनोद से लिए गए हैं। अब अगली चीज मिस्र बंधु विनोद के बारे में जो जानने योग्य है वो ये है कि भाई मिस्र बंधु विनोद में जो रचनाओं का मूल्यांकन किया गया है उसका आधार क्या है, कैसे किस आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन किया गया है, कवियों का मूल्यांकन किया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां मूल्यांकन हेतु तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। अब ये तुलनात्मक पद्धति जो इसका जो आधार है वो आधार है काव्य शास्त्रीय मानक। रचना के काव्य शास्त्रीय मानकों के आधार पर अलग अलग रचनाकारों की रचनाओं का मूल्यांकन करते हुए उन रचनाकारों का या उन कवियों का मूल्यांकन किया गया है कि कौन श्रेष्ठ है। तो यहां पर ये खास चीज तुलनात्मक पद्धति, इनका ध्यान रखना है मिस्र बंधुओं का। दूसरी खास चीज अगर ये पूछा जाए कि भाई इस तुलना का आधार क्या है, तो इसका आधार जो है वो काव्य शास्त्रीय मानक है। काव्य शास्त्रीय मानक कहिए, मानदंड कहिए। काव्य शास्त्रीय मानकों में जैसे काव्य की भाषा, रस योजना, अलंकार योजना, छंद योजना, बिंब योजना, प्रतीक योजना, बहुत सारे काव्य शास्त्रीय मानक हैं। अब जो हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो परंपरागत भारतीय मानक और पाश्चात्य मानक दोनों को एक साथ मिला करके और तब मूल्यांकन होता है। आरंभिक दौर में सिर्फ भारतीय जो काव्य शास्त्रीय मानक थे उन्हीं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता था। तो मिस्र बंधुओं के मूल्यांकन का आधार जो है वो काव्य शास्त्रीय मानक है और इन्हीं मानकों पर विभिन्न रचनाकारों की रचनाओं को रख करके तुलना करते हैं और तुलना के आधार पर उसमें से श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, निम्न, निम्नतर रचना या रचनाकार का निर्धारण करते हैं। इसीलिए इसको कहा गया क्या, तुलनात्मक पद्धति। तो यहाँ पर फैक्ट के रूप में ये बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनके कालखंड वर्गीकरण को एक बार देख सकते हैं आप। मिस्र बंधुओं का जो कालखंड का वर्गीकरण है, इनके कालखंड वर्गीकरण में आप देखेंगे कि प्रमुख इन्होंने 5 खंड बनाए। मेन जो है इनके मेजर 5 कालखंड हैं। इन 5 कालखंडों में से प्रथम 3 को इन्होंने क्या किया कि 2-2 उपखंडों में बांट दिया। 2-2 उपखंडों में बांटने से क्या हो गया कि टोटल क्या हो गए, 8 उपखंड हो गए। यदि इनके उसको देखें तो सबसे पहला काल जो है इनका आरंभिक है। अब आरंभिक काल जो है, आरंभिक काल में इन्होंने क्या किया
कि इन्होंने दो उपखंड बना दिए। दो उपखंड इस तरह से बनाए कि पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक काल। तो यहां पर ये दो पार्ट में बट जाता है, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। तो इस तरह से यहाँ दो उपखंड हो गए, एक खंड में आरंभिक काल हुआ लेकिन उसमें दो उपखंड हो गए, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक। इसी तरह से दूसरा कालखंड जो है इनका माध्यमिक काल है। तो माध्यमिक में भी इन्होंने क्या किया कि दो उपखंड बना दिए, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। तो इस तरह से इनका यहां भी दो उपखंड हो जाता है। उसके बाद रीति काल जो है उसको आप सभी जानते हैं, मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल से संज्ञापित किया। तो तीसरा कालखंड इनका अलंकृत काल हो गया। अलंकृत काल में भी इन्होंने दो उपखंड कर दिए, पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत। तो इस तरह से ये भी क्या हुआ, दो उपखंडों में विभाजित हो गया। तो पहले तीन के दो दो उपखंड हो गए यानी 6, और इसके बाद परिवर्तन काल और वर्तमान काल, परिवर्तन काल और पांचवा मुख्य जो है वो है वर्तमान काल। तो इस तरह से मुख्य 5 और टोटल अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह से टोटल जो है इनके 8 उपखंड। यहां पर ध्यान रखने के लिए मुख्य 5 और कुल 8 उपखंड बना दिए इन्होंने। अब इसकी समय सीमा जो है, जो आपका पूर्व आरंभिक काल है ये 643 से लेकर के 1286 तक चलता है। वैसे उत्तर का जो है वो 1287 से 1387 तक चलता है। पूर्व माध्यमिक जो है वो 1388 से 1503 तक चलता है। प्रौढ़ माध्यमिक जो है वो 1504 से 1624 तक चलता है। वैसे ही अलंकृत में पूर्व अलंकृत जो है वो आपका 1625 से शुरू होगा और आपका 1733 ईस्वी तक वो चलता है। फिर आता है उत्तर अलंकृत काल जो 1734 से शुरू होता है, 1832 तक चलता है। इसके बाद आता है आपका परिवर्तन काल जो 1833 से लेकर 1868, बहुत महत्वपूर्ण समय है 1868। भारतेंदु के लगभग सभी चीजों की शुरुआत जो है, कवि वचन सुधा की शुरुआत 1868 में होती है और भी कई ऐसी उल्लेखनीय चीजें हैं जो 1868 में होता है। तो जो उत्तर अलंकृत काल है, वो इन्होंने लिया है आपका, परिवर्तन काल जो है उसको लिया है 1868 तक। इसके बाद वर्तमान काल जो है उसको लेते हैं 1869 से लेकर के अद्यतन। इस तरह से इन्होंने एक समय सीमा के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया है। तो यहाँ मिस्र बंधुओं में यही सब मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है। तीनों के नाम ध्यान रखने हैं, कितने खंडों में प्रकाशित हुआ, पहले 3 खंड कब प्रकाशित हुए, चौथा खंड कब प्रकाशित हुआ, इनके मूल्यांकन का आधार क्या है और इनका वर्गीकरण कितने भाग में है ये देखना है। कई बार क्या होता है जैसे नेट वगैरह में टाइमिंग पूछ देता है, तो टाइमिंग या इससे रिलेटेड जो भी चीजें आवश्यक हैं उसका पीडीएफ जो है इसके साथ आपके उसमें अटैच कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का मेरुदंड है, सबसे खास बात है वो है आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास लेखन। शुक्ल जी का जो आगमन होता है साहित्य इतिहास लेखन के क्षेत्र में वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, एक युग प्रवर्तनकारी घटना उसको कहा जा सकता है। साहित्य इतिहास लेखन है या आलोचना हो या निबंध लेखन हो, इसमें आचार्य शुक्ल की भूमिका जो है वो शलाका पुरुष की है। मतलब ये माइलस्टोन है, इन्हीं से गिनती शुरू होती है। अगर आप साहित्य इतिहास लेखन का वर्गीकरण करें तो शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युगीन इतिहास और शुक्लोत्तर इतिहास पढ़ते हैं। यदि आप निबंध लेखन की बात करें तो शुक्ल पूर्व निबंध, शुक्ल युगीन निबंध और शुक्लोत्तर परंपरा के निबंध। ठीक वैसे ही यदि आप आलोचना कर्म की बात करें तो वहां पर भी ये माइलस्टोन है, इन्हीं से जर्नी स्टार्ट होती है, शुक्ल पूर्व आलोचना, शुक्ल युगीन आलोचना और शुक्लोत्तर आलोचना। तो इतिहास लेखन में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत मतलब कह सकते हैं केंद्रीय भूमिका इनकी है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे आपके आचार्य शुक्ल के साहित्य इतिहास। सबसे पहले इसकी रूपरेखा कैसे तैयार होती है इस साहित्य इतिहास लेखन की, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेना आवश्यक है क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर आते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा या जानते भी होंगे, नागरी प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में और बाबू श्याम सुंदर दास के निर्देशन में एक ग्रंथ तैयार किया जा रहा था जिसका नाम था हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर, ठीक है। ये बहुत ही बृहद ग्रंथ था और इसके लेखन कार्य में शताधिक विद्वान जो थे वो संलग्न थे। इसकी भूमिका लिखने का दायित्व जो है आचार्य शुक्ल को दिया गया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका, इसका भूमिका जो है, इसकी भूमिका लेखन का दायित्व आचार्य शुक्ल को दिया गया। इसकी भूमिका जो आचार्य शुक्ल ने तैयार की उसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास।
हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, एक बार पुनः इस चीज को समझ लीजिए। नागरिक प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में बाबू श्याम सुंदर दास के निर्देशन में हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की रचना की जा रही थी, जिसकी भूमिका लिखे जाने का दायित्व सौंपा गया आचार्य शुक्ल को। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ की भूमिका हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से तैयार की। कब? तो 1929 में, 1929 में। इसीलिए इनके इतिहास का जो प्रकाशन वर्ष माना जाता है वो 1929 ही माना जाता है। लेकिन अब इसमें तकनीकी चीजें, एक दो चीजें और आपको ध्यान रखनी है। ये जो लिखा गया है ये भूमिका के रूप में लिखा गया है। आगे चल करके 1940 में इसी भूमिका को, यानी हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से जो भूमिका लिखी गई है शुक्ल जी के द्वारा, इसे हिंदी साहित्य इतिहास के स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। आगे चल करके यही स्वतंत्र रूप में क्या बन गया? हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसे स्वतंत्र रूप में कब अंगीकार किया गया? तो ये वर्ष भी ध्यान में रखेंगे, सन 1940 ईस्वी में। तो इस तरह से आचार्य शुक्ल जो है उनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार हुआ। ये पूरी चीजें जो हैं इसमें से फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। कैसे लिखा जाना शुरू हुआ, किस रूप में लिखा गया, किस नाम से लिखा गया, पहले कब प्रकाशित हुआ, फिर स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इसको कब प्रकाशित किया गया या कब अंगीकार किया गया। अब ये जो ग्रंथ है आचार्य शुक्ल का, ये निर्विवाद रूप से आज भी साहित्य इतिहास के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एटलीस्ट आपको आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक के अध्ययन के लिए इस ग्रंथ का कोई जोड़ नहीं है। तो इसकी प्रासंगिकता, इसकी उपयोगिता जितनी पहले थी उतनी आज भी बनी हुई है। आज भी उतनी ही इसकी जरूरत पड़ती है जितनी जब लिखी गई थी तब पड़ती थी। हालांकि इसके बाद बहुत सारे विद्वानों ने साहित्य इतिहास लिखा, लेकिन शुक्ल जी अपनी उपस्थिति उसी प्रभाव के साथ आज भी साहित्य इतिहास के क्षेत्र में बनाए हुए हैं। अब इनका जो इतिहास लेखन है थोड़ा सा उसका परिचय ले लीजिए। आप सभी ने जो हिंदी के शुद्ध पाठक हैं आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास अवश्य पढ़ा होगा या उसके कुछ प्रसंगों को अवश्य पढ़ा होगा, यदि पूरा नहीं पढ़ा होगा तो। आरंभ में ही आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण जो है वो स्पष्ट किया है। जब वो इतिहास लिखना शुरू कर रहे हैं साहित्य का, तो आरंभ में ही अपना मंतव्य, अपना दृष्टिकोण जो है वो स्पष्ट कर देते हैं। वो अपना मंतव्य जो है वो स्पष्ट करते हुए एक कोट है, लिखते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, अब यह निश्चित हो जाता है कि जनता की चित्त वृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। मतलब जैसे जैसे जनता की चित्त वृत्तियां, मतलब हृदय के भाव बदलते हैं, हृदय की प्रवृत्तियां बदलती हैं, उसी अनुपात में साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आगे लिखते हैं कि आदि से अंत तक चित्त वृत्तियों में होने वाले परिवर्तन और साहित्य के साथ इसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। मतलब जो जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन हो रही है उसके साथ साहित्य का क्या सह संबंध है, कैसे कोरिलेट हो रहा है साहित्य, यही चीज हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो बहुत ही सारगर्भित तरीके से उन्होंने साहित्य इतिहास लेखन को परिभाषित किया है और इससे उनका मंतव्य भी, उनका दृष्टिकोण भी स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने किस दृष्टिकोण से साहित्य का इतिहास लिखा है। अब उनका ये जो कथन है, उनके इस कथन के आधार पर आप जो मुख्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं या जिन अवधारणाओं को आप प्रतिष्ठित कर सकते हैं वो ये है। पहली चीज तो ये है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। मतलब उसके हृदय की जो वृत्तियां होती हैं, जो टेंडेंसीज होती हैं, वही चीज साहित्य में रिफ्लेक्ट होता है, वही चीज साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। दूसरी चीज आप ये समझ सकते हैं कि भाई सामाजिक वृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ या उसी के अनुरूप साहित्य भी परिवर्तित होता चला जाता है। तीसरी चीज आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सामाजिक वृत्तियों में जो परिवर्तन होता है, सामाजिक सोच, रहन सहन, संस्कार, इन सब चीजों में जो भी परिवर्तन होते हैं वो बहुत कुछ निर्भर करते हैं राजनीतिक परिवर्तन पर, आर्थिक परिवर्तन पर, धार्मिक परिवर्तन पर, क्योंकि इन सब चीजों की व्यवस्था को मिला करके एक समाज का निर्माण होता है। तो जब ये सारी चीजें बदलने लगेंगी तो समाज में भी बदलाव आएगा और जिस अनुपात में, जिस ओर इनमें बदलाव होगा उसी तरह का बदलाव सामाजिक ढांचे में भी होगा और फिर वही सामाजिक ढांचा जो है वो साहित्य में प्रतिबिंबित होगा और उसी अनुपात में साहित्य में भी बदलाव आएगा। तो स्पष्ट है कि किसी भी देश काल का साहित्य जब हम पढ़ते हैं
तो उस समय की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो प्रवृत्तियां होती हैं, जो स्थितियां होती हैं, उनका अध्ययन, उनका विश्लेषण अपरिहार्य हो जाता है, क्योंकि उसी के आलोक में समाज का निर्माण होता है, उसी के द्वारा समाज में परिवर्तन होता है, और समाज का जो परिवर्तन है वही साहित्य के साथ या साहित्य के अंतर्गत रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता है। तो साहित्य का मूल्यांकन बिना इसके किया जाना संभव नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि शुक्ल जी ने अपने दृष्टिकोण के द्वारा साहित्य के मूल्यांकन की जो समस्या है उसे पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि दूर कर दिया, और साहित्य पढ़ना, समझना, पढ़ाना, ये सारे कार्य जो है वो सुलभ हो गए, वो सरल हो गए। ठीक है। अब ये प्रश्न उठता है कि आचार्य शुक्ल के साहित्य इतिहास में हिंदी साहित्य का कितने वर्षों का साहित्य जो है वो समाहित है। तो आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के साहित्य को समाहित किया है। इनके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आप पाएंगे कि इन्होंने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य को अपने ग्रंथ में समायोजित किया है। अब इनके साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताओं की यदि बात करें तो आचार्य शुक्ल जो है, इनका दृष्टिकोण जो है, इनका साहित्य इतिहास लेखन का जो दृष्टिकोण है उसको प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। प्रत्यक्षवादी या इसी चीज को विधेयवादी भी कहा जाता है। कल के लेक्चर में मैंने प्रत्यक्षवाद या विधेयवाद को समझाया था कि जब किसी चीज का मूल्यांकन, किसी चीज की व्याख्या संकलन त्रयी के आलोक में की जाए, देश काल वातावरण के आलोक में किया जाए, तो उसी पद्धति को प्रत्यक्षवाद या विधेयवाद नाम दिया जाता है। अब ये प्रत्यक्षवाद या विधेयवाद, ये अवधारणा आई कहां से? तो ये अवधारणा जो है ये पाश्चात्य चिंतक टेन की अवधारणा है। पाश्चात्य चिंतक टेन की अवधारणा है, और आचार्य शुक्ल जो हैं वो टेन से बहुत अधिक प्रभावित हैं। तो टेन की अवधारणा को ही उन्होंने अपने साहित्य इतिहास लेखन का दृष्टिकोण बनाया। टेन से आपके शुक्ल जी प्रभावित है, इसलिए उन्होंने टेन की अवधारणा को अपनाया। तो अब एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गया आपके लिए कि शुक्ल जी ने जो भी मूल्यांकन किया है वो देश काल वातावरण के आधार पर किया है, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से किया है, तात्कालिक कारणों के आधार पर किया है। परंपरा का इसमें बहुत कुछ योग आपको नहीं मिलेगा। जैसे किसी चीज के मूल्यांकन में जो हम परंपरा जोड़ते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि जो जोड़ते हैं, वो चीज यहाँ पर नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है और उसी के द्वारा इन्होंने रचनाओं का मूल्यांकन किया है। यहाँ फैक्ट के तौर पे ध्यान रखने के लिए ये इनका दृष्टिकोण याद रखना है। ये दृष्टिकोण मूलतः पाश्चात्य चिंतक टेन का है। आचार्य शुक्ल टेन से प्रभावित होने के कारण इस दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं अपने साहित्य इतिहास लेखन में। इसके अतिरिक्त अन्य जो उल्लेखनीय विशेषताएं हैं इनके साहित्य इतिहास की, उनमें आप देखेंगे कि शुक्ल जी ने साहित्यकारों की जीवनी लिखने के बजाय रचनाओं के मूल्यांकन पर अधिक बल दिया है। इन्होंने रचनाओं के मूल्यांकन पर अधिक बल दिया। बहुत इतिहासकारों में आप देखेंगे कि उन्होंने साहित्यकार का परिचय जो है उस पर अधिक पृष्ठ खपाए हैं, उस पर ज्यादा काम किया है, लेकिन इन्होंने उनका परिचय जितनी जरूरत है उतना ही दिया है। यथावश्यक परिचय देने के बाद उनके साहित्य के मूल्यांकन पर इन्होंने विशेष जोर दिया है। दूसरी चीज, रचनाओं के मूल्यांकन के लिए, मूल्यांकन हेतु काव्य शास्त्रीय और समाज शास्त्रीय, काव्य शास्त्रीय और समाज शास्त्रीय दोनों दृष्टिकोणों को का समन्वय किया। शुक्ल जी जब किसी रचना का मूल्यांकन करते हैं तो सिर्फ उसके काव्य शास्त्रीय पक्ष को ही नहीं देखते हैं, उसके समाज शास्त्रीय पक्ष को भी देखते हैं। मतलब यह है कि उसका काव्य शास्त्रीय पक्ष भी उज्जवल होना चाहिए, शिल्प पक्ष भी उज्जवल होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसमें लोक मंगल की भावना भी निहित होनी चाहिए। वो साहित्य समाजोपयोगी होना चाहिए, समाज का कल्याणकारी होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों को उन्होंने एक साथ मिक्सअप करके, आप सभी को पता ही है कि उन्होंने रस की लोक मंगलवादी धारणा प्रस्तुत की और उसी के आलोक में रचनाओं का मूल्यांकन किया। कई बार इसी चीज को ऐसा भी कहा जाता है या बहुत सारे आलोचक मानते भी हैं कि आचार्य शुक्ल जो हैं वो गोस्वामी तुलसीदास से ज्यादा प्रभावित थे और उन्हीं की जो शैली है उसको इन्होंने मूल्यांकन के लिए उठा लिया। एनीवे,
सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये परम सत्य है कि इन्होंने समाजशास्त्रीय और काव्यशास्त्रीय दोनों ही अवधारणाओं को मिक्सअप कर दिया और रस की लोक मंगलवादी अवधारणा प्रस्तुत की, और उसी के आधार पर जहां तक इन्होंने इतिहास में अपने समाहित किया है साहित्य को, वहां तक का मूल्यांकन उसी आधार पर किया। इसके साथ साथ इनके साहित्य इतिहास लेखन का कालक्रम अगर आप देखें, वर्गीकरण, तो इन्होंने कालखंड वर्गीकरण में आप सभी जानते ही हैं कि इन्होंने 4 कालखंड बनाए, और पहला जो कालखंड है उसमें 12 रचनाओं के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हुए उसे वीर गाथा काल नाम से संज्ञापित किया। तो पहला कालखंड जो है इनका वीर गाथा काल है। आगे चल करके इस पर आप देखेंगे कि विवाद होगा, लेकिन वीरगाथा काल जो है इनका नाम जो है वो वही है, और इन्होंने ये जो समय लिया है इसका वो विक्रमी संवत में लिया है, ईस्वी सन में नहीं लिया है। तो इसका समय जो है वो संवत 1050 से 1350 तक लिया। इसके बाद इन्होंने दूसरा कालखंड जो है उसका नाम दिया भक्तिकाल। भक्तिकाल जो है इसकी समय सीमा इन्होंने जो ली वो 1375 से 1700 तक, इसकी समय सीमा 1375 से संवत, ये सारे ध्यान रखेंगे ये किसमें है, संवत में है। इसके बाद तीसरा जो है इनका रीतिकाल है 1700 से 1900, रीतिकाल 1700 से 1900, ये भी आपका अब संवत में है। उसके बाद चौथा कालखंड आधुनिक काल, जिसको इन्होंने लिया 1900 से अद्यतन। ठीक है, ये सारे समय इन्होंने संवत में लिए हैं। वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, और आधुनिक काल जो है उसकी समय सीमा इन्होंने 1900 से अद्यतन, मतलब जहां तक लिखा है वहां तक इन्होंने एक्सेप्ट किया। आगे चल के इन्होंने क्या किया कि कुछ काल खंडों में, जैसे आदि काल में इन्होंने कोई वर्गीकरण नहीं किया, लेकिन यहां से भक्ति काल जो है, भक्ति काल में प्रवृत्तियों के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण कर दिया। अब भक्ति काल को देखिए शुक्ल जी क्या करते हैं, पहले तो 2 मुख्य भागों में बांटते हैं। इसको पहले निर्गुण और सगुण भक्ति में बांट देते हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण और सगुण में भी प्रवृत्तिगत स्तर पर इन्होंने 2-2 वर्गीकरण कर दिए। निर्गुण भक्ति जो है उसमें एक शाखा जो है वो ज्ञान आधारित भक्ति की बात करता है और एक प्रेम आधारित भक्ति की बात करता है। तो इसलिए जो ज्ञान आधारित यानी संतों का जो काव्य है उसको इन्होंने नाम दे दिया ज्ञानाश्रयी शाखा, और जो सूफियों का काव्य है उसको नाम इन्होंने दे दिया प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण भक्ति में आप देखते हैं कि वैष्णव भक्ति से रिलेटेड 2 संप्रदाय हैं जिन पर साहित्य लिखा गया है। पहले कृष्ण भक्ति पर साहित्य लिखा गया, अगर कालखंड के हिसाब से देखें तो बाद में राम भक्ति पर लिखा गया। तो इसलिए सगुण को भी 2 भागों में बांट देते हैं, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। तो यहां पर भी इनके 2 वर्गीकरण हो जाते हैं। इसके बाद शुक्ल जी ने रीतिकाल का सम्यक विवेचन किया इन्होंने, नामकरण का श्रेय भी रीतिकाल इनको जाता है। रीतिकाल में भी इन्होंने वर्गीकरण किए, तो रीतिकाल कहा, और इसमें 2 उपवर्ग बना दिए। एक को इन्होंने रीति काव्य नाम दिया और दूसरे को इन्होंने रीति स्वच्छंद काव्य नाम दिया। रीति स्वच्छंद। अब वस्तुतः हम लोग जब रीतिकाल पढ़ेंगे तो इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, वहां पर हम रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त के तरीके से पढ़ेंगे, वो पैटर्न अलग हो जाता है। लेकिन शुक्ल जी का जो वर्गीकरण है वो यही है, इन्होंने पूरे रीतिकाल को 2 वर्गों में रखा, एक तो रीति काव्य और दूसरा रीति स्वच्छंद काव्य। रीति काव्य में इन्होंने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध को रखा, रीति स्वच्छंद आप समझ ही रहे हैं, रीति मुक्त कवि जो हैं उनको रखा है। और पूरे रीतिकाल की अगर बात की जाए तो आचार्य शुक्ल को रीतिकाल में घनानंद सबसे प्रिय हैं। अगर पूरे भक्ति काल की बात की जाए तो भक्ति काल में आप देखेंगे कि इनको तुलसीदास जो हैं वो सर्वाधिक प्रिय हैं, तुलसीदास के प्रति विशेष आग्रह का भाव दिखाई देगा। निर्गुण शाखा में अगर आप देखेंगे तो निर्गुण में प्रेमाश्रयी शाखा के प्रति इनका विशेष आग्रह दिखता है। जायसी की भाषा, जायसी की अभिव्यक्ति, ये इन्हें बहुत अधिक पसंद है। कबीर को लेकर के इनकी जो मानसिकता है उसे मध्यम स्तर का ही कहा जा सकता है। कबीर को लेकर बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं दिखते हैं शुक्ल जी। कहीं पर कुछ थोड़ी बहुत प्रशंसा कर देते हैं तो कहीं पर थोड़ी बहुत कुछ खिंचाई भी कर देते हैं, कुछ आलोचना भी कर देते हैं कबीर की। तो ये ओवरऑल इनका अपने साहित्य इतिहास में जो इन्होंने अपना दिखाया है दृष्टिकोण, अपनी जो मानसिकता का जो परिचय दिया है वो यही है। आधुनिक काल में आप सभी जानते हैं कि आधुनिक काल में आचार्य शुक्ल ने बहुत कुछ, मतलब छायावाद तक गए हैं, 1929 में इनका हो गया था। तो छायावाद के प्रति इनका रुख जो है वो सकारात्मक नहीं रहा। छायावाद में थोड़ा बहुत पंत जी के बारे में तो इन्होंने लेखनी चलाई है, लेकिन प्रसाद जी, निराला जी और महादेवी जी को इन्होंने बहुत ही कम
मतलब कह सकते हैं कि सस्ते में समेटने का प्रयास किया है। आधुनिक काल में भारतेंदु युग से इन्हें बड़ा लगाव है। भारतेंदु जी के प्रशंसक हैं, द्विवेदी जी के अनुशासन की प्रशंसा करते हैं, लेकिन द्विवेदी युगीन जो कविताओं में इतिवृत्त अभिव्यक्ति हुई है उस इतिवृत्तात्मकता की आलोचना करते हैं। तो इस तरह से पूरे साहित्य इतिहास में इन्होंने अपना नजरिया जो प्रस्तुत किया है इसी तरह से किया है। अब यहाँ पर चूंकि साहित्य इतिहास का परिचय हम लोग ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर पूरी बात तो संभव नहीं है। जब हम लोग आलोचना पढ़ेंगे और वहां शुक्ल जी को पढ़ेंगे तो वहां इन सब चीजों पर विस्तृत चर्चा होगी, क्योंकि आलोचना अपने आप में एक अलग टॉपिक है और वहां पर ये सारी चीजें खुल के आएंगी कि किसको इन्होंने कैसा माना है और क्यों माना है। तो वहां पर ये सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ उनके ग्रंथ का परिचय जो है वो अपरिहार्य है। उस परिचय के क्रम में आपको मैंने ये सारी चीजें जो भी बताई वो सिर्फ ग्रंथ का परिचय है, उनके साहित्य इतिहास ग्रंथ का एक छोटा सा संक्षेप में परिचय है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है मैं यहीं पे शुक्ल जी पे समाप्त करूंगा और ये जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई इससे संबंधित विस्तृत पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर इसके साथ अटैच मिलेगा। इसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा कोचिंग से। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है उसे मैं एक बार आपको दिखा देना चाहूंगा। इसका जो पीडीएफ है वो आपको इस रूप में ये इसका पूरे का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये जो हमने 2 टॉपिक यहाँ पे पढ़े उन दोनों टॉपिक का कंप्लीट आपको पीडीएफ यहाँ से डिटेल्ड पीडीएफ यहाँ से आपको प्राप्त होगा। ठीक है, धन्यवाद।